वंदे मातरम बच्चों, कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर 8, 9, 10, 11 से आपके आएंगे प्रश्न इस अनौपचारिक टेस्ट में, जिसमें प्रश्न एक रहेगा, सही विकल्प चुनकर आपको भरना है। तो पहला प्रश्न है कि किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वे क्या खा रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न बी जो है आपका सही आंसर है। शरीर में तीव्र गति से होने वाले वृद्धि के लिए उचित आहार ही आवश्यक है, तो ये आपका सही आंसर है। प्रश्न 2, निम्न में कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? इसमें से आपका ए बी सी डी दिया है बच्चों। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कि आपको रोटी, दाल और सब्जी, यानी आपकी बी जो आंसर है वो सही होगा इसका। फिर निम्न में कौन सा प्रोकैरियोटिक उदाहरण नहीं है? इसमें ए, बी, सी और डी दिया है, तो इसमें से आपका आंसर होगा डी, ये दोनों नहीं। ठीक है। फिर प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है, तो इसका जो आंसर आएगा, इसमें ए, बी, सी और डी दिया है, तो इसका आएगा आंसर जो है प्रश्न 4 का आंसर है आपका यानी मादा शरीर में, यानी आंतरिक निषेचन मादा शरीर में होता है, तो इसका आंसर है ए। एक युग्मन में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा ए, 1। फिर है, निम्नलिखित में कौन सा अपना आकार बदलता है? ए, बी, सी, डी। इसमें है अमीबा अपना आकार बदलता है बच्चों, तो इसका आंसर ए होगा। फिर 7वां है कि सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो इसका सही आंसर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी सी। ठीक है। फिर टैडपोल, ये किस प्राणी के विकास की अवस्था है? तो ये जो है बच्चों, ये मेढक में होता है, तो इसका सही आंसर होगा मेढक, यानी टैडपोल का आपका सी आएगा। मनुष्य और अन्य प्राणियों में एक निश्चित उम्र में ही निम्न में से कौन सी क्रिया प्रारंभ हो जाती है? तो ए है पाचन, बी है रक्त परिवहन, सी है प्रजनन और उत्सर्जन। तो एक निश्चित उम्र में ही होती है, तो ये है आपका सी, प्रजनन। फिर स्त्रियों में इनमें से कौन सा गुणसूत्र होता है? तो इसका सही आंसर ए, बी, सी, डी है, तो इसका सही आंसर है सी, XX। प्रश्न 2, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए, ये भी 5 नंबर का रहेगा। फिर जैसे पहला है कि एक कोश की जीव एक ही कोशिका के बने होते हैं, तो ये है आंसर सही। दूसरा, अमीबा की आकृति अनियमित होती है, तो ये भी बच्चों सही है। जो मेढक, तीसरा प्रश्न है, मेढक में बाहर निषेचन होता है, ये मेढक के जो निषेचन है बाह्य निषेचन होता है, बाहर की जगह है बाह्य, तो ये भी सही है, बाह्य निषेचन। चौथा है, भ्रूण में केवल एकल कोशिका, जो भ्रूण है वो केवल एकल कोशिका का बना होता है, तो ये प्रश्न आपका गलत है। फिर यौनारंभ के दौरान लड़कों की आवाज़ पतली हो जाती है, तो ये कथन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सजीव में वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, तो ये कथन सही है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, एड्रीनल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, तो ये आपका सवाल गलत है। फिर दूध एक संतुलित आहार है, तो ये सही है। बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है, ये भी सही है। घर्षण बल, ये संपर्क बल का एक उदाहरण है बच्चों, तो ये भी सही है। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ये 4 नंबर का रहेगा। अब पहला प्रश्न है कि प्रत्येक शुक्राणु एकल का बना होता है, तो इसका आंसर आएगा बच्चों कोशिका, इसका आंसर आएगा कोशिका का बना होता है।
तो यहाँ पर हम कोशिका लिखेंगे, यहाँ पर अपना आएगा कोशिका। दूसरा प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। फिर तीसरा प्रश्न है कि वृषण और अंडाशय डैश अंग हैं, तो इसका होगा जनन। तो यहाँ पर हम जनन, तीसरे में जनन अंग। फिर चौथा, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को खाली जगह में जो है बल कहते हैं, तो यहाँ पर बल आएगा। पांचवा, घर्षण बल ये है बल, तो घर्षण बल ये एक संपर्क बल है। कैसा बल है? संपर्क बल। यहाँ पर संपर्क पा है, संपर्क बल है। फिर छठा, ड्रॉपर के सिद्धांत पर काम करता है। जो ड्रॉपर है वो आएगा वातावरण के दबाव। यहाँ पर आप खाली जगह में लिखेंगे वातावरण के दबाव, ठीक है। फिर प्रश्न 7, लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कहते हैं, तो 7वें में आएगा कायांतरण। फिर 8वां आपका आएगा कि वर्ष की आयु में के वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है, तो इसका आंसर होगा बच्चों 8वें का होगा 10 से 11 साल की उम्र में व्यक्ति की, मतलब कोई भी हो, उसकी वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 9, स्त्रीय जातीय हार्मोन्स का नाम क्या है? तो स्त्री जातीय हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ऐसे स्त्री जातीय हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। एक साथ लिख दीजिएगा, ठीक है। स्त्री जातीय हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। 10वां है कि हाइड्रा में से नया जीव विकसित होता है, तो आएगा मुकुलन। ये 10वां का उत्तर होगा मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन प्रोसेस होता है, जिससे एक नया जो विकसित होता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 है बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो ये कोई 6 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 2 अंतर लिखना है। तो इसको आप ऐसे पादप कोशिका, पादप और जंतु ऐसा भी लिख सकते हैं, जंतु का, और डैश कर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 डाल के कि वनस्पति कोशिका में रंजक कण पाए जाते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वनस्पति कोशिका में रंजक कण पाए जाते हैं। और प्राणी, यहाँ पर दूसरा नंबर 1 डालकर लिखिएगा कि प्राणी कोशिका में रंजक हरित कण नहीं होते। फिर दूसरा, इसका पहला कि वनस्पति कोशिका दीवाल होती है। फिर प्राणी कोशिका में लिखना कि इसमें प्राणी कोश में दीवाल नहीं होती है। तो फिर पहला तो अभी बी तो यह है कि वनस्पति कोशिका में रंजक कण होते हैं, प्राणी कोशिका में रंजक कण नहीं होते हैं, ठीक है। नीचे से हरित कण कहते हैं। इससे जो वनस्पतियाँ होती हैं वो हरे रंग के होते हैं, उसके पत्ते। अब प्रश्न नंबर 2 है आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में 2 अंतर लिखिए। तो इसका पहला उत्तर है बच्चों, आप वैसे भी डिसाइड कर इसको आप जो है 2 भागों में ऐसे बांट सकते हैं। ऐसे एक तरफ आंतरिक निषेचन लिखना, दूसरी तरफ बाह्य निषेचन, यानी बाह्य निषेचन। यहाँ आंतरिक निषेचन लिख देना, यहाँ बाह्य निषेचन लिखकर तो लिखना कि इसमें इस प्रकार के निषेचन में नर और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर में होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका जो प्रश्न है वो आंतरिक निषेचन में आएगा, ठीक है। इसमें आप ऐसे डैश कर दीजिएगा। तो
इस साइड में आंतरिक निषेचन, इधर बाह्य निषेचन। नंबर ए, इस प्रकार के निषेचन में नर मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर में होता है, यहाँ से यहाँ तक ये नर आंतरिक निषेचन में आएगा। फिर उसी दूसरे साइड में बाह्य निषेचन में नर और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है। दूसरा है कि इस प्रकार के जो उदाहरण हैं, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गी, इसके उदाहरण हैं। दूसरे साइड में यहाँ लिखना मेढक और मछली में बाह्य निषेचन होता है। तो ये दो आपके अंतर हो गए। अब प्रश्न नंबर 3 है, अलैंगिक जनन की परिभाषा दीजिए। ठीक है, अलैंगिक जनन इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक जीव जन्म देता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। बच्चों, लैंगिक जनन की 2 विधियां हैं, कलिका सर्जन और द्विभाजन। फिर प्रश्न नंबर 4 है कि एक लोहार के औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है और पीटने के कारण लगने वाले बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर है कि बच्चों, लोहार जब लोहे के टुकड़े को गर्म करके हथौड़े से पीटता है तो उसकी जो हाथ की पेशियों के कारण जो बल हथौड़े से गर्म लोहे पर लगता है, उसी के कारण गर्म टुकड़े का आकार बदलता है। अब प्रश्न नंबर 5 है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, ये उदाहरण देकर समझाना है। तो बच्चों, सजीवों के लिए जो जनन है, पहला सजीवों के लिए जनन का महत्व निम्न है। पहला है, जनन क्रिया द्वारा सजीव अपने जैसे नए संतानों को जन्म देते हैं। इस कारण जाति के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है। दूसरा है, जनन जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। तो प्रश्न नंबर 6, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका होगा मेज पर, उदाहरण होगा पहला, मेज पर रखी वस्तु को गतिशील बनाना। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि मेज पर रखी वस्तु को गतिशील बनाना, एक उदाहरण हुआ। ये जो उदाहरण है, फिर दूसरा उदाहरण होगा कि दरवाजे को खोलना। दरवाजे को खोलना, तो दरवाजे को जो खोलते हैं तो ये धक्का देकर खोलते, तो ये धक्का देने का उदाहरण है। फिर अगला उदाहरण है, मेज पर रखी वस्तु को गतिशील बनाना, ये धक्का देने का उदाहरण है। अब खींचने का उदाहरण है, कुएं से पानी खींचना। कुएं से पानी खींचना, कुएं से पानी खींचते हैं तो ये जो खींचने का है, खिंचाव करने का। तीसरा है मतलब इसका दूसरा उदाहरण है खिंचाव का, खींचने का, किसी मेज की दराज को खोलना। किसी मेज की दराज को खोलना। कोई मेज है, उसकी दराज को खोलना है इसका उदाहरण है। ठीक है। अब प्रश्न है, अभिरंजक किसे कहते हैं बच्चों? तो किस कोशिका की अंगिका का सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा स्पष्ट अवलोकन करने के लिए जो उपयोग किए जाते हैं रंगीन रासायनिक विलयन, उसी को अभिरंजक कहते हैं। फिर 8वां है, हरित कण के बारे में समझाइए। तो इसका उत्तर है कि हरित कण ये हरे रंग का रंजक कण है, इसमें क्लोरोफिल होता है। हरित कण पत्तियों के कोषों में पाया जाता है, इसी के कारण जो पत्तियां होती हैं वे हरे रंग की होती हैं। तो ये हरित कण का उदाहरण है। फिर कायांतरण किसे कहते हैं? तो कायांतरण क्या है कि कुछ प्राणियों में वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं होते हैं। मतलब जो वयस्क प्राणी होते हैं, यानी जो बड़े यंग होते हैं, उनके जो शिशु होते हैं, नवजात यानी शिशु जो होते हैं, उनमें वो लक्षण पाए नहीं जाते। यानी कि कुछ प्राणियों में
वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। जैसे कि टैडपोल या प्यूपा ले लीजिए। नवजात बाल प्राणियों में वृद्धि और विकास के साथ साथ विशेष परिवर्तन उनमें होते हैं। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ जो टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण होता है, इसी प्रोसेस को कायांतरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 10 है कि किशोरावस्था में व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ या मुहासे क्यों आ जाते हैं। तो इसका है कि किशोरावस्था में श्वेत और तैलीय ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है और इन ग्रंथियों के अधिक स्रावित होने के वजह से या क्रियाशीलता के वजह से चेहरे पर फुंसियाँ निकल आती हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि पेशीय बल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है कि हमारे मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप जो बल लगता है उसको पेशीय बल के नाम से जाना जाता है। अब 12वां क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल को समझाइए। तो वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं चाहे छोटी हों या बड़ी हों एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। इसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बच्चों, ये आकर्षण बल ही है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है और गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के ही लगता रहता है। उदाहरण के लिए नल खोलते हैं तो पानी धरती की ओर बहने लगता है। एक दूसरा और उदाहरण देखिए, 10 रुपये का सिक्का हाथ में लीजिए या कोई भी, चाहे 10 का हो 5 का हो, कोई भी सिक्का हाथ में लीजिए और उसको छोड़िए तो वो ज़मीन पर ही गिरेगा। तो ये है गुरुत्व बल का उदाहरण। बच्चों, आपका ये प्रश्न है अभी ख़त्म होता है। अब आपको इसे व्यवस्थित रूप से प्रश्नों को लिखना है, ध्यान देना है, सफाई से लिखना है। ठीक है। जय हिंद, वंदे।